व्यावसायिक समाज के अपने शोध के दौरान मुझे कई उद्यमियों से मिलने का अवसर मिला। कई तरह के उतार चढ़ाव आए और इस दौरान कई तरह के नए अनुभव हुए। किसी भी व्यवसाय के लिए व्यवसाय करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि वह समाज हित के लिए क्या करता है। अपनी इस यात्रा के दौरान मुझे बहुत कम ऐसे व्यवसाय मिले जो पहले सेवा और बाद में समृद्धि की बात करते हों। साहस एवं शौर्य की धरती राजस्थान रणबांकुरों के साथ साहसिक उद्यमियों के लिए भी प्रसिद्ध रही है। यहाँ के रेतीले धोरों से प्रवासित राजस्थानियों ने समस्त भारतवर्ष के व्यावसायिक एवं औद्योगिक जगत में काफी धूम मचा दी। लेकिन मेरी अधिक जिज्ञासा उन उद्योगपतियों में थी जो व्यापार के साथ जनसेवा को प्रधानता देते हों। अपने इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए मुझे कलकत्ता भी जाना पड़ा। कलकत्ता की कुछ खास खूबियां रही हैं जो सिर्फ इसकी अपनी हैं। साहित्य संस्कृति की यह नगरी व्यवसायियों का भी गढ़ है। छोटी छोटी गड्डियों से लेकर विशाल अट्टालिकाओं में आलीशान दफ्तरों के बीच करोड़ों का कार्य व्यापार होता है इस नगरी में। पर कितने लोग हैं जो व्यवसाय के बीच में मानव कल्याण को नहीं भूलते, आदमी का दुख दर्द, गरीब की भलाई, इन सब के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। कलकत्ता में मेरी मुलाकात एक ऐसे उद्योगपति से हुई जिसने मात्र 12 वर्ष की उम्र में बापू से सेवा का महंगा आशीर्वाद प्राप्त कर अपने आप को जनसेवा के लिए समर्पित कर दिया। जनसेवा का प्रण लेने वाला यह बालक था उद्योगपतियों में प्रिंस के नाम से विख्यात प्रसिद्ध उद्योगपति ब्रजमोहन बिरला के सुपुत्र गंगा प्रसाद बिरला, जो आज उद्योगपतियों में संत के नाम से जाने जाते हैं, जो अपनी कमाई का अधिकांश भाग जन कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं। गंगा प्रसाद जी से मिलना एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी से मिलने का अनुभव था। सब कुछ में अनोखे, एकदम सादा लिबास, पूरा आत्मविश्वास, सतत कर्म बस कर्म करने की तीव्र इच्छा। 70 साल की उम्र में भी एक तेज उनके चेहरे पर देखा जा सकता है। सदी बंधी दिनचर्या, व्यवसायिक उलझनों के बीच भी जनसेवा के लिए पर्याप्त समय, खूब धन तथा समर्पित भाव के साथ सदैव आगे रहते हैं। इतना सब कुछ एक आदमी कहां से कर पाता होगा, उसे जनसेवा की प्रेरणा कहां से मिली होगी? यह तो हमारे परिवार की परंपरा है कि व्यापार की कमाई का एक अच्छा कार्य में लगाया जाए। यह शिक्षा मुझे पहले तो पूज्य पिताजी से मिली थी, फिर पूज्य गांधी जी ने भी मुझे यही कहा था और ये बात मेरे हृदय में जम गई। तब से मैं इस चीज को पूरा ध्यान रखता हूँ। आपने सेवा कार्य की पहल कहाँ से की? मैंने जब व्यापार शुरू किया तो उसका कमाई का पहला चेक मैंने पूज्य बापू को भेजा। उनका पत्र आया कि तुम ये शुरू से ही धर्म के काम में रुपये लगा रहे हो, ये बहुत ही अच्छा है। तो इससे मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा मिली और ये काम बस मैंने उस समय से ही शुरू कर दिया। गंगा प्रसाद जी, आपके सेवा कार्यों में शिक्षा, विज्ञान, ग्रामीण विकास, चिकित्सा, इनकी प्रधानता रही है। इसके पीछे कोई विशेष कारण? हम लोगों को आज़ादी तो बहुत पहले मिल गई थी, पर हमारी गरीबी, अज्ञान और बीमारियां, ये तो गाँव में और पिछले वर्गों में बहुत जोर से थी, मिटी नहीं थी। तो इसलिए मेरा यह बड़ी विचार रहा कि किसी तरह के पिछले वर्गों को आगे लाने के लिए उन लोगों के लिए तरह तरह की सुविधाएं करी जाए, इसलिए उसके ऊपर मैंने अधिक जोर दिया। आपकी बातों से लगता है कि आप महात्मा गांधी से काफी प्रभावित रहे हैं। आपकी पहली भेंट उनसे कब हुई? ये तो बचपन से ही था, क्योंकि गांधी जी और कई राष्ट्रीय नेता हमारे यहाँ आते थे और ठहरते थे, तो उनसे मिलने का मौका मिलता था और उनके विचार भी हमको मालूम होते थे। तो उससे बातों से करने से और उनके शिक्षा से काफ़ी मेरे को असर पड़ता था।
तो मैं जिस तरह कुछ हो सका, मैं जो गांधी जी की जो शिक्षा है उसका अनुकरण करूँ और उसको अपने जीवन में कैसे भी मैं आगे लाऊं। गंगा प्रसाद जी, जैसा हमने पढ़ा और देखा है, आपके पिता ब्रजमोहन जी का औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन आप जन कल्याण कार्यों में काफी अधिक रुचि लेते हैं। इसके पीछे क्या विशेष कारण है? मेरे लिए बिजनेस तो मीन्स टू एन एंड है, एंड तो है समाज सेवा। तो समाज सेवा के साथ साथ उसके लिए धन भी चाहिए, उसके लिए बिजनेस में कमाई करनी पड़ती है। तो ऐसे मेरे लिए तो दोनों ही बराबर चलते हैं, और जब तक अगर कमाई नहीं होगी, धन नहीं होगा, तो फिर उसके लिए जो सोशल वर्क है उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। वो दोनों को ही बराबर टाइम देता हूँ। गंगा प्रसाद जी, आपके जन कल्याण के कार्य देश भर में फैले हुए हैं, लेकिन राजस्थान के संबंध में आपकी भावी योजनाएं क्या हैं? पिताजी ने लक्ष्मीनारायण मंदिर जयपुर का पहले काम शुरू करवाया था, वो तो बिल्कुल समाप्त हो गया, पर उनके नाम से कई हम लोग संस्थाएं खड़ी हैं, जैसे कि बीएम बिरला साइंस सेंटर जयपुर में बन रहा है, वो जल्दी काम समाप्त हो जाएगा और खुल जाएगा। हैदराबाद में बीएम बिरला साइंस सेंटर हुआ है, कलकत्ते में बीएम बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर हुआ है। तो ऐसे उनके नाम में, उनकी याद में कई हम लोगों ने योजनाएं ली हैं। अब एक जयपुर में जल महल का प्रोजेक्ट लेने वाले हैं, वो मेरी माँ के नाम से किया जाएगा। अभी गवर्नमेंट से क्लियरेंस नहीं आए हैं, पर आप ही हम लोग उसका काम शुरू कर देंगे। आप अग्रणी उद्योगपति हैं, औद्योगिक कार्यों में आपकी स्वाभाविक एक व्यस्तता रहती होगी। इसके साथ साथ आप जनसेवा के कार्यों में भी काफी सक्रियता दिखाते हैं। इन दोनों कार्यों में आप किस तरह से सामंजस्य स्थापित करते हैं? इसमें तो इन्वॉल्वमेंट पूरा रखना पड़ता है, समय देना पड़ता है, खाली पैसे का मामला नहीं है। हम वहाँ जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, उन लोगों को जो काम संभालते हैं उनको गाइडेंस देते हैं, इसलिए कि पूरा हमारा जो मन में हम जो चाहते हैं, जिस रूप से हम लोग चाहते हैं कि काम हो, उस तरह से ही वो काम पार पड़े। गंगा प्रसाद जी, आपका ग्रामीण विकास रहा है, उन्हें सही से खास करके हुआ है, लोगों को फार्मिंग से बिजली बढ़ानी सफाई का ग्रुप ऑफिसर है कि उनको सिखाए गए, तो उनके साथ में ये मकान उसको अगर दूसरे लोग भी अनुकरण करें तो उससे लोगों को काफी फायदा हो सकता है। जब आपके शिक्षा संस्थान से एक विद्यार्थी सफल होकर तथा आपके अस्पताल से एक रोगी स्वस्थ होकर निकलता है, तो आपको कैसा लगता है? उन लोगों को जब खुशी होती है, सुख मिलता है, तो हमें भी सुख मिलता है। वो देख करके वो सुख मिलता है कि भाई हमने किसी का भला किया, किसी को जो रोगी था, बीमार था, तो वो स्वस्थ हो गया, और अधिक उसकी बीमारी रही हो, अगर सीरियस बीमारी रही हो और स्वस्थ हो गया, तो देख करके हमें बहुत खुशी होती है। इतना कुछ करने के बावजूद भी 70 वर्षीय जीपी और उनकी धर्मपत्नी अभी थके नहीं हैं। जनता के हित के जितने भी काम हम कर सकें, इसमें हमारी खुशी है। आगे ऊपर वाला जाने, हम तो निमित्त मात्र हैं। संतोष की बात है कि मेरा पुत्र चंद्रकांत और उसकी पत्नी अनिता अब इन सब कार्यों में कुछ रुचि लेने लगे हैं। इससे लगता है कि इसकी बेल हरी रह जाएगी। गरीब की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान होती है। गंगा प्रसाद जी ने इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आंध्र प्रदेश में गंभीर बस्ती सुधार का कार्यक्रम अपने हाथ में लिया। झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों के लिए हैदराबाद में 36 बहुमंजिली इमारतों का निर्माण करवाया, जिसकी आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी। इसमें 600 से अधिक सुविधापूर्ण फ्लैट हैं। व्यवसाय और सेवा कार्यों की सफलता का असली राज भी यही है कि जीपी व्यक्तिगत रुचि लेकर पूरी तन्मयता एवं समर्पण भाव के साथ काम करते हैं। इनके व्यक्तित्व की एक खास बात यह भी है कि ये सिर्फ साधन जुटाकर ही संतोष नहीं कर लेते, बल्कि व्यक्तिगत रूप से अस्पताल जाकर वहां की व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त रखते हैं।
चाहे बात मरीजों से कुशल क्षेम पूछने की हो या अस्पताल के विकास की। चिकित्सा साधनों के अभाव को लेकर डीजीपी बराबर चिंतित रहे, इसीलिए बंगाल और बिहार में निःशुल्क चिकित्सा के लिए 4 अस्पताल खोले। बढ़ते रोगों की रोकथाम तथा असाध्य रोगों के लिए जीपी ने मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट को आधुनिक उपकरणों से लैस किया। इस हार्ट रिसर्च सेंटर ने हृदय रोगों की चिकित्सा एवं शोध के दौरान एक नए इतिहास की रचना की। गहन रिसर्च के कारण ही आज इस सेंटर की हृदय रोग के इलाज की सफलता 98.42% है, जो विकसित देशों की दर से किसी मुकाबले में कम नहीं है। गंगा प्रसाद जी अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक अशिक्षा रहेगी हम विकास की ऊंचाई। मैं अर्जुन काशी में हुआ। आपका पूरा परिवार तो कलकत्ता में रहता था, गुडमोहन जी भी कलकत्ते में रहते थे। काशी कैसे जन्म चल गया? मेरे दादाजी और दादी काशी में रहते थे। उस समय की मैं आपको बात बताऊँ, मैं दादाजी के पास पंडित जोशी आया करते थे, तो मैं जब जन्म हुआ तो मैंने सुना कि उन्होंने आकर के बधाई मांगी और कहा कि जब लड़के की जन्मपत्री बहुत तेज है, उसका जन्म हुआ है, उस पलंग के पहिए चांदी के हैं। तब दादाजी ने कहा कि हमारे तो यहाँ कोई पलंग चांदी के पहिए के हैं नहीं। उन्होंने जब इंसिस्ट किया तो नौकर भेजा कि देख करके आओ कि पलंग के पहिए कैसे हैं। नौकर ने कहा पहिए तो काटते हैं, पर हाँ कमरे में हाल ही में रंग हुआ था, इसलिए थोड़ा पहियों पर चूना लगा हुआ है। पंडितों ने कहा देखिए हमको तो दिखा था सफेद सफेद, तो हमने सोचा कि जरूर चांदी के पहिए होंगे। तो इस तरह से पंडित लोग तो कहानी बना करके और लोगों को खुश कर देते हैं। तो ये तो रही आपके जन्म के बारे में। अब आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? मेरी शिक्षा कलकत्ते में हुई। पहले तो घर पर प्राइवेट शिक्षा हुई, फिर जब मैं 9 वर्ष का था तब यहाँ हेयर स्कूल में भर्ती हुआ, तो 4 वर्ष तो स्कूल में हेयर स्कूल में पढ़े। फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज में गया तो वहाँ से बीएससी पास हुई 1914 में। तो उस समय तो लोगों का रुझान ज़्यादातर कॉमर्स की एजुकेशन की तरफ रहता था, और आपने उस समय बीएससी करने का क्या औचित्य रहा? मेरे पिताजी की भी इच्छा थी और मेरी भी इच्छा थी कि हम लोग इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो थोड़ा साइंस का ज्ञान तो होना ही चाहिए, इसलिए मैंने साइंस के सब्जेक्ट लिए। तो आप ये समझते हैं कि ये विज्ञान का जो विषय आपने लिया ये आगे चलकर आपके लिए व्यवसाय में काफी उपयोगी रहा? देखिए बेसिक नॉलेज हो गई, ये तो मैं नहीं कहता कि मैं कोई बहुत साइंटिस्ट बन गया या मैं बहुत साइंस समझता हूँ, पर हाँ बेसिक नॉलेज होने से जब व्यापार के समय खास करके इंडस्ट्री में पेपर मीडिया काम में देखता हूँ तो उस समय जब मैं काम सीखने गया तो उसकी जो टेक्नोलॉजी है तो उसको समझने में मुझे ज़्यादा सुविधा हुई। तो उस समय तो आप खेल कूद में भी काफी सक्रिय रहे हैं। देखिए जब बच्चे रहते हैं तब खेलते तो हैं ही, हम लोगों को तो खास फुटबॉल की शौक थी। फुटबॉल के साथ टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट में हॉकी क्रिकेट भी खेले थे और खास मुझे राइडिंग के बहुत शौक थे। बचपन में आपका खेलों के अतिरिक्त और क्या रुचि रही आपकी? देखिए बचपन में तो क्या होता है, या तो खेलते हैं या पढ़ते हैं या हंसी खुशी की अपने गपशप मार लेते हैं, एंजॉय करते हैं। तो जैसे नॉर्मल औरों की होती है, पर हाँ साथ में ये जरूर था कि डिसिप्लिन बहुत थी, फिटनेस बहुत था। और ये समझिए मैं कह सकता हूँ कि 4 वर्ष में कॉलेज में पढ़ा तो एक दिन भी 3 बजे के शो में सिनेमा में कभी नहीं गया। या तो पढ़ो या फिर क्या नाम अकाउंट सीखो, ऑफिस में जाकर के सीखो काम, जिससे कि जब असल में काम करना पड़ेगा तो एक बैकग्राउंड बन जाए। लेकिन आपने उस समय दोनों कामों में सामंजस्य कैसे बैठा? जैसा कि हमने सुना पढ़ाई में भी काफी आगे थे और बिरला परिवार के पहले थे जिनको प्रथम श्रेणी मिली। हार्ड वर्क करना पड़ता था, लाइफ हार्ड तो थी और खेल कूद समय से तो करते थे, तो है खेल कूद बिल्कुल नहीं करते थे, पर यह है कि परीक्षा आती थी तब रात भी पढ़ते थे, मेहनत करनी पड़ती थी। तो इस संबंध में काफी क्या कह रहे थे कि पढ़ाई के साथ साथ व्यापार का प्रशिक्षण भी लेना है? वो कभी पढ़ाई के बारे में पूछते ही नहीं थे, इनका तो यही था कि अभी पढ़ करके पास हो जाना, पर हाँ व्यापार में पक्का होना, इसलिए उसमें ट्रेनिंग में पूरी कहीं कमी नहीं होगी। तो किस तरह का प्रशिक्षण उन्होंने प्रारंभ किया? देखिए पहले
तो हम लोग जब पढ़ते थे तब तो टीचर्स भी आते थे। मैट्रिक तक तो गाइडेंस मिली थी टीचर्स से, प्रोफेसर से। मैट्रिक के बाद उन्होंने सब टीचर्स बता दिए कि अपने आप ही पढ़ो, क्योंकि सेल्फ रिलायंस चाहिए और प्रोफेसर वगैरह सब कोई नहीं आ सकता। कॉलेज में पढ़ो या अपने आप पढ़ो। तो वो तो वहाँ पढ़ते और फिर ऑफिस टाइम के बाद, कॉलेज टाइम के बाद ऑफिस जाते और वहाँ अकाउंट सीखते। तो 4 बजे तक अकाउंट सीखना या और वहाँ के सिस्टम क्या हैं वो सीखना, इस तरह से पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी। तो उस समय जब आपको इस तरह का व्यवहारिक प्रशिक्षण चल रहा था तो उसमें एक साधारण जो कर्मचारी प्रशिक्षण लेता था और एक मालिकों के जो लड़के प्रशिक्षण लेते थे, उसमें किसी प्रकार का विभेद था या सबको एक ही नज़र से देखा जाता था? हमको बॉटम से स्टार्ट कर रहे थे, ऊपर से स्टार्ट है नहीं। क्लर्क के जैसे क्लर्क का काम करो, कैशियर का काम करो, अकाउंटेंट का काम करो, सब चीज़ सीखो। फैक्ट्री में जा करके पूरी ट्रेनिंग लो। वहाँ पेपर मिल में गया तो वहाँ हर एक इक्विपमेंट को कैसे ऑपरेट करते हैं वो सीखो। और उस समय हालत मतलब कि आज तक तो बहुत कम्फर्ट है, तो वहाँ मिलों में कम्फर्ट तो है नहीं, एयर कंडीशनिंग नाम पर चीज़ भी नहीं थी। तो गर्मी हो ठंडी हो जब भी हो हर समय उसमें जाना पड़ता और काम सीखना पड़ता। ऐसे कि ऑर्डिनरी लोएस्ट लेवल से काम स्टार्ट करके सीखने से आगे बढ़े हैं। तो क्या ये सोचते हैं कि बिरला परिवार की जो औद्योगिक सफलता रही है उसमें इस व्यवहारिक प्रशिक्षण ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अभिनय की है? लेकिन हमारे जनरेशन में तो ट्रेनिंग का दूसरा सिस्टम था। आजकल तो लोग MIT में जाते हैं, फॉरेन ट्रेनिंग लेते हैं, कुछ समय था नहीं। तो हम लोगों को जिस तरह की शिक्षा दी गई उसमें तो कम से कम हमको लगता है कि बिल्कुल बॉटम से चल करके बेस स्ट्रॉन्ग हो गया और कोई मालिकियत की या कोई ऊपर से कोई बाबू होने की कोई आदत नहीं पड़ी। मेरी सदा यही चेष्टा रही है कि मैं लोगों की जो भी शिक्षा है, जो भी उन्होंने हम लोगों को उपदेश दिए हैं, उनमें जो भी मैं ग्रहण कर सकूं उसका मैं फायदा लूँ। जैसे मेरे बड़े बाबा जी जुगड़ू किशोरी थे, वो मंदिर में आने में, धर्म के मामलों में उनकी बहुत एक तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, तो उससे भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। मेरे बाबा जी अंकल आदि वो व्यापार में बहुत होशियार थे, पर उन्होंने बॉम्बे हॉस्पिटल बनाया। अंकल जी ने पिलानी के इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन बनाई, तो वहाँ से मेडिकल, उनसे एजुकेशन, इन चीज़ों की सबसे प्रेरणा मिली है। तो सब चीज़ों के लोगों से मैं तो देखता हूँ कि जितने भी अच्छे लोगों की बातें हों ना उनको इसका मैं ग्रहण कर सकूँ, वो उसकी ग्रहण करने की चेष्टा की है। गंगा प्रसाद जी अपने बारे में बहुत ज़्यादा बताने में झिझकते हैं, इसलिए उनके बारे में जानने के लिए मैंने उनके निकट के रिश्तेदारों से बातचीत की। निर्मला जी, गंगा प्रसाद जी सामाजिक कार्यों में, व्यवसाय में लगे रहते हैं, परिवार को भी पूरा समय दे पाते हैं? पूरा दे पाते हैं। बचपन से ये थी कि खुद पर खर्च कम करना और दूसरों को ज्यादा देना, दूसरे के जिसके भी आसपास वालों को कोई तकलीफ होती तो हमारी ये तकलीफ है, हमको सरकार दो, हमारी प्रॉब्लम है, तो सबको बैठ के सुलझाना, सबको समझाना। तो काफी छोटी उम्र 20-21 वर्ष तो सारे घर का प्रॉब्लम ये संभालने लग गया था। अक्सर बिजनेसमैन लोग ही होते हैं, जब मौका पड़ा तो ऐसा काम उठाने की कोशिश करते हैं, पर जेपी बाबू को मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि वो उसका फायदा उठाने की कोशिश की। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ऐसा भला और किसी का मतलब अच्छा चाहने वाले बहुत कम आपको ऐसे पुरुष मिलेंगे। गंगा प्रसाद जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती निर्मला देवी बिरला भारतीय संस्कृति को लेकर भी न केवल चिंतित रहे बल्कि उसके संरक्षण के लिए भी बहुत काम किया। जयपुर और हैदराबाद में लक्ष्मी नारायण के भव्य मंदिर बनवाने के साथ साथ पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया। इस क्रम में उनकी और भी कई दीर्घकालीन योजनाएं हैं। अभी हाल ही में कांचीपुरम में कांची कमकोटी पीठ की 5 करोड़ रुपयों की महत्वाकांक्षी योजना भी अपने हाथ में ली, जिसके लिए तीनों शंकराचार्यों ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। पुनरुद्धार के इस क्रम में ही जयपुर के गोविंद देव जी और नटवर जी के मंदिर नए रूप में निखरकर भक्तों के आकर्षण का केंद्र बन गए।
जहां जयपुर का यह कनक वृंदावन आज निखर कर आकर्षक पर्यटक स्थल बन गया, वहीं जिन सिंह गलता तीर्थ का पुनर्निर्माण कार्य भी तीव्र गति से चल रहा है। विशाल व्यक्तित्व के धनी गंगा प्रसाद जी बिरला, उनकी दिनचर्या कैसी रहती होगी? देखिए, इसमें कोई खास हैसियत तो है नहीं, पर मेरी लाइफ बहुत रेगुलेटेड है। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, उसके बाद थोड़ा घूमता हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ, फिर थोड़ा पूजा पाठ करके लोगों से मिलता हूँ। उस समय जान पहचान का कोई भी व्यक्ति मेरे से आकर मिल सकता है। फिर सोशल वर्क में कुछ समय देता हूँ और 1 बजे मैं ऑफिस जाता हूँ। 5:30 बजे वहाँ से लौटता हूँ, शाम को फिर थोड़ा घूमता हूँ और ठीक 7:30 बजे हम लोगों का भोजन करने का समय है। उसके बाद 10 बजे मैं सो जाता हूँ। क्या विदेश में भी आपका यही दैनिक क्रम रहता है? हाँ, कभी कभी भी रहता है। जितना भी रेगुलर लाइफ में लीड कर सकता हूँ उसकी चेष्टा करता हूँ। गंगा प्रसाद जी, पहले बिरला परिवार परंपरागत व्यवसाय में था, जबकि अब आप सभी लोग हाईटेक बिजनेस की ओर जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? समय के साथ रहना पड़ता है। यदि आज हम हाईटेक में नहीं जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। आज हमारी इकोनॉमी लिबरलाइज हो रही है और फॉरेन कंपनियां यहाँ आकर कॉम्पीट करेंगी और हमको भी अपनी चीजें फॉरेन में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हाई टेक्नोलॉजी की बहुत अधिक आवश्यकता है। आपकी मैनेजमेंट स्टाइल क्या है? हमारे मैनेजमेंट स्टाइल में टीम वर्क की प्रधानता है और बहुत डिसेंट्रलाइजेशन है। साथ में स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल कंट्रोल है और कार्य की सफलता का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलता, सबका सामूहिक एफर्ट है। इसलिए हम लोग कहते हैं वी डिड इट, न कि आई डिड इट। आपके स्वास्थ्य को देखते हुए आपकी उम्र 70 वर्ष की नहीं लगती है, इस तंदुरुस्ती का क्या रहस्य है? देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि इसमें कोई रहस्य नहीं है। रेगुलेटेड लाइफ लीड करनी चाहिए और लाइट फूड खाता हूँ मैं और फैट फ्री फूड लेता हूँ। और देखिए, फिर हर एक आदमी का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी बात है। क्या वास्तव में गंगा प्रसाद जी ऐसा करते हैं? ये जानने के लिए मैं बिरला हाउस पहुंचा। ऐसे प्राकृतिक वातावरण में मेरे मस्तिष्क में ये प्रश्न आया, गंगा प्रसाद जी, आप देश भर में कई तरह के सामाजिक कार्य कर रहे हैं, पर्यावरण के संरक्षण के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम लोग जहाँ जहाँ सामाजिक काम करते हैं वहाँ इन्वायरमेंट के ऊपर जो खास स्ट्रेस देते हैं। लोगों को सफाई रखना, गाँव को सफा रखना, इसके अलावा वृक्ष लगाना, उसके लिए फ्री सीडलिंग देते हैं, प्लांट्स देते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो क्या आप इस संबंध में किसानों को भी कुछ प्रशिक्षण देते हैं? हाँ, किसानों को भी देते हैं। आपको तो पता ही है कि अगर हम लोग वृक्ष काटते हैं तो उसके लिए जब तक नए वृक्ष नहीं लगाए जाएं तो फिर यहाँ के तो बहुत ही फॉरेस्ट खाली हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों का तो ये ध्येय है कि नहीं फॉरेस्ट में पर और आसपास के गाँव में जगह जगह लोगों को फ्री सीडलिंग दें और प्लांट्स दें। गंगा प्रसाद जी, आप तो देश विदेश में काफी घूमते रहते हैं, काफी लोगों से आपका संपर्क रहता है, इस संबंध में आपका काफी लंबा अनुभव है। देश के जो वर्तमान हालात चल रहे हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे तो भारत का भविष्य बहुत उज्जवल लग रहा है। हमारे देश में साइंटिस्ट, इंजीनियर जितने हैं उतने बहुत ही कम देशों में होंगे और गवर्नमेंट ने अब जो नई लिबरलाइजेशन की पॉलिसी करी है उससे मुझे लगता है कि यहाँ काम बहुत जल्दी बढ़ेगा। गंगा प्रसाद जी, आपके पूरे परिवार ने धर्म और संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और आपने भी इन कार्यों में काफी सक्रियता दिखाई है, इसके संबंध में आप क्या सोचते हैं? देखिए, इस समय हमारे देश में कई प्रॉब्लम्स हैं धर्म को लेकर के। मैं समझता हूँ कि सबसे अधिक जो इम्पोर्टेंट काम है वो नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये हम लोगों को बचपन से ही लड़कों को सिखाना चाहिए कैसे इंटीग्रेट करके रहें। और ये आप देखेंगे कि जैसे हिंदुओं में हम कबीर को पूजते हैं,
रहीम को मानते हैं, तो बहुत जो सूफी जो हैं उनको मानते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी संस्कृति जो एक हो जाए, तो इंटीग्रेट न मत कहिए, गॉड जो है काफी सक्रिय है। युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारे एजुकेशन की बड़ी कमी है कि सब कोई हायर एजुकेशन में जाकर के फिर नौकरी के लिए जाना चाहते हैं। अपना एजुकेशन तो ऐसा ही इसका प्रोग्राम बनना चाहिए कि लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जोर दिया जाए और खास करके वोकेशन के ऊपर। तो ये बीए और एमए ये नहीं बन करके लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए वोकेशन ट्रेनिंग के साथ इंजीनियर बनना चाहिए, मैकेनिक बनना चाहिए, या कुछ भी हो। पर ये हायर एजुकेशन दिन भर बैठ करके हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट से हम लोग उसे हम साथ दे रहे हैं उसके लिए। तो आपने अपने सेवा कार्यों में इस बात को महत्व दिया है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो? जी, हम लोगों ने जहाँ हमारे कई इंस्टीट्यूशन हैं, खास करके इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ हम लोगों ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको छोटी छोटी फैक्ट्री बैठा कर देते हैं, फाइनेंस का भी इंतजाम करते हैं, और साथ में हमने कई जगह वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी खोले हैं। तो मैं तो बिलीव करता हूँ कि हायर एजुकेशन में खाली ये बीए एमए ये सब बनने की जगह हम लोगों को साइंटिस्ट बनाना चाहिए, और लोअर क्लासेज में साथ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे हो उसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो आप सोचते हैं कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से देश से एक नई दिशा मिलेगी? देखिए, जो आदमी नौकरी के लिए जाएंगे तो उसके लिए स्कोप लिमिटेड है। हमारा देश इतना बड़ा है, तो इसलिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़रूरत है। और आप देखेंगे कि शहरों में ये फिटर्स हैं, मिस्त्री हैं, तरह तरह के जो स्किल का काम है उनके लिए आदमी मिलते नहीं, और क्लर्क के लिए आपको बहुत आदमी मिलेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है ये कि लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जाए। और गंगा प्रसाद जी, आपने अपने व्यस्त समय में से इतना समय निकाल कर हमें अपने विचारों से अवगत कराया, हमारी जिज्ञासा के बारे में चर्चा की, इसके लिए हम आपसे बहुत आभारी हैं। राजस्थान के दौरों के रत्न गंगा प्रसाद जी ने अपने नाम को सार्थक करते हुए सेवा कर्म की आज एक ऐसी गंगा बहा दी है जो उनके न रहने के बाद भी सदियों तक जनमानस को आह्लादित करते हुए बहती रहेगी।